हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशंस। और आज की ये वीडियो है पार्ट 4। हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली वीडियोस के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन जो है 15 से लेकर 21 तक वो सारे के सारे कवर कर देंगे और इसी के साथ इस पार्ट 4 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। मैं लिख देता हूँ 15th क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड x अगर tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 जो है आपका π/4 के बराबर है। ये बोल रहा है आपसे कि x की वैल्यू बताइए अगर ये कंडीशन आपको गिवन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इजी लगता है बच्चों को, लेकिन इसके अंदर ना काफ़ी सारी छुपी हुई बातें, गहरी बातें हैं जो आप देखो नहीं भी आपको पता ना तब भी आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दोगे ये वाला। और एक्सीडेंटली और कोइंसिडेंटली जो है ना आपका आंसर भी मैच कर जाएगा जो दिया हुआ है। ठीक है, पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, यानी कि आपने कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर रखा है हर एक चीज़ को। और इनकेस आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो गड़बड़ है। ठीक है, बट डोंट वरी, मैं उसको क्लियर कर दूंगा आज यहाँ पे। देखो सबसे पहली बात आप मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो कितने के बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही फॉर्मूला था, बहुत बढ़िया, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है। लेकिन आपने नोटिस किया था यहाँ पे कंडीशन थी कि एक्स वाई की वैल्यू लेस देन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 1 होनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, हमारे वाले केस में जो क्वेश्चन है उसमें एक तो ये पोर्शन दिया हुआ है कि ये पोर्शन दिया हुआ है, यानी कि इसको मैं x बोल दूंगा और इसको मैं y बोल दूंगा। अब आपको एक बात ये समझनी है कि क्या आपको पता है कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू ये x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 1 है। क्या आपको ये पता है? और अगर नहीं पता तो आप ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर दे रहे हो यहाँ पे? समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे? क्या आपको पता है कि ये लेस देन 1 है? आप इसे चेक कर सकते हो, देखो इजीली एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है। क्या ये लेस देन 1 है? ठीक है, तो आप चाहो तो हिट एंड ट्रायल मेथड से 2-4 वैल्यूज डाल के देख लो एक्स की। ठीक है, और उससे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये उन वैल्यूज़ पे तो नहीं है जो मे बी आप डाल दो, या फिर क्या पता आप कुछ ऐसी वैल्यू डाल दो जिस पे हो भी जाए। मेरा कहने का मतलब कि आप वो समझने की कोशिश करो। देखो पहली चीज़, जब भी आप कोई एक्सप्रेशन इस तरह का देखते हो तो सीधा ये फॉर्मूला मार देते हो। ठीक है, आपको पहले आइडेंटिटी पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज होता है क्या, देखो एनसीईआरटी में तो एक्सीडेंटली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जेईई मेंस में और एडवांस में वो यही चाहते हैं कि आप यही करो गलती वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि कब नहीं करना है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने ये लिख दिया कि भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है इतने के बराबर होता है जब x y की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो मैंने आपको सेकंड स्टेप क्या बोला कि आप सबसे पहले अपने मन में ये सवाल पूछो कि क्या ये कंडीशन x y लेस देन 1 वाली यहाँ पे वैलिड हो रही है कि नहीं हो रही। मान लो ये वैलिड होती, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये वैलिड है, अज्यूम इट इज वैलिड। ये क्या है, एज्यूम कर लिया इट इज़ वैलिड। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर ये हमने एक्सप्रेशन ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि लेस देन 1 है, अगर हमने एक्सप्रेशन ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि लेस देन 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो गया कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल दो एक्स की। बिकॉज देखो आपने क्या किया, आपने इसको जनरली प्रूव कर दिया, आपने विदाउट पुटिंग एनी वैल्यू, आपने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डाली और आपने इसको जनरली वेरीफाई करके दिखा दिया कि सर ये ऑलवेज लेस देन 1 आ रहा है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट डज नॉट मैटर वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स, द एक्सप्रेशन ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। आप ये बोल दोगे। ठीक है, तो एज्यूम इट इज वैलिड, देन आपका क्या जवाब हो जाएगा, देन आप बोल दोगे ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये काम तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चेक करें कि ये फॉर्मूला लगना है या नहीं लगना है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ये फॉर्मूला लगना है या नहीं लगना है, पहले ये सीखते हैं कैसे चेक करेंगे। ठीक है, देखो आपने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं यहाँ पे, एक तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, दूसरा जो आपने पढ़ा है वो ये वाला फॉर्मूला। मैं दूसरा भी दिखा देता हूँ, tan इनवर्स x। अगर आपने इनके प्रूफ वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको दिक्कत होगी इस पार्ट को समझने में, इसलिए कोशिश करिए कि वो वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने प्रूफ करके दिखाया कि कैसे किया यहाँ पे। ठीक है, देखो दूसरा फॉर्मूला ये है, हमारे पास यही 2 फॉर्मूले हैं, या तो फर्स्ट वाला लग रहा होगा या ये सेकंड वाला लग रहा होगा। ये फर्स्ट हो गया और ये कौन सा वाला हो गया, सेकंड हो गया। इन दोनों में से एक लगने वाला है। चलो मान लेते हैं कि बी लगने वाला है, मान लेते हैं कि बी लगने वाला है। कौन सा वाला लगने वाला है, बी लगने वाला है। तो उस केस में आप खुद नोटिस करो, अगर वो लगने वाला क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे क्या बोल दोगे, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2
किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा पाई बाय 4 के बराबर एज पर क्वेश्चन। और ये पाई बाय 4 किसके बराबर होगा, तो आपका जवाब होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई, जो भी यहाँ पे है बेसिकली ये वाला x है और ये वाला y है, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया अभी के लिए, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ खुद सोच के यहाँ से, अगर मैं इस पार्ट को पकड़ लूँ, इस पार्ट को पकड़ लूँ, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाई बाय 4 माइनस पाई इज इक्वल टू कितने के बराबर, तो आप बोलोगे सर इतने के बराबर, ठीक है। और ये कितना होता है पता है, पाई बाय 4 माइनस पाई होता है -3 पाई बाय 4, जो कि कितना आ रहा है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। -3 पाई बाय 4 का मतलब हो गया 130 है ना, 135 डिग्री, 135 डिग्री आ रहा है, 135 डिग्री आ रहा है नेगेटिव का। अब आप यहीं पे आपको कमाल की बात है जो सीखने को मिल रही है, वो ये है कि वी नो दैट, हमको पता है कि जो tan इनवर्स फंक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, तो आप बोलोगे -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दिस कांट बी वैलिड। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है -135 डिग्री, जो क्या हो गया इस वाले आउट ऑफ रेंज हो गया ना, इससे आउट ऑफ रेंज होगा कि नहीं होगा। एंड दैट इज वाई यू कैन नॉट यूज दिस आइडेंटिटी। आई होप आपको यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है जो मैंने यहाँ पे बोली है, ठीक है। हर जगह पे इंटरनेट पे बुक्स में आपको सीधा सोल्यूशन मिल जाएगा पहले वाला, पर किसी ने ये नहीं बताया कि सीधा वो उन्होंने आइडेंटिटी कैसे यूज़ कर ली जब आपके पास दो आइडेंटिटीज़ है यहाँ पे, ठीक है। और जो कंडीशन है मैंने आपको वो भी सिखा दिया कि आप वो कंडीशन से वेरीफाई कर नहीं पाओगे, बिकॉज अगर आपने कंडीशन से निकाल दिया कि लेस देन 1 है, देन इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, तो उस केस में तो कोई भी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू आने वाली है, तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पोर्शन क्या है, लेस देन 1 आने वाला है हमारे पास, ठीक है। कितना आने वाला है, लेस देन 1 आने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आपको इतनी सी बात तो समझ में आ गई ना, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस बात को एंड दोबारा से देखते हैं। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन था, कलर चेंज कर देता हूँ इनका, क्वेश्चन था tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू कितना, पाई बाय 4, ठीक है। अब हमको समझ में आ गया है, वी विल यूज, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हमको समझ में आ गया है कि यूज़ करना है, ठीक है। तो देयरफॉर मैं सीधा लगा देता हूँ यहाँ पे, मैं क्या बोल दूंगा, मैं डायरेक्टली ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ अब यहाँ पे। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा x प्लस वाई, तो ये रहा x और ये रहा y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, जो कितने के बराबर हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा सर x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 टाइम्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको ठीक से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब इसको काट दो यहाँ से यहाँ तक, और ये है किसके बराबर, तो आप बोलोगे पाई बाय 4 के बराबर है, ठीक है, जो दिया हुआ है हमको यहाँ से तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं इधर भेज दूंगा तो 10 पाई बाय 4 बन जाएगा, जो कि 1 होता है, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, तो देखो ये दे रखे हैं दो फंक्शन आपको ना, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, थोड़ा जल्दी करा करो। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं ऐसे बैठ के, ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कुछ गलत नहीं है, लेकिन यार आप थोड़ा सा स्पीड से कर सकते हो इस बात को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 आप ये लिख दोगे, है ना। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जल्दी से, जो आपने ऑलरेडी सीख रखा है। देखो यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो एक रूट इसकी +1 है और दूसरी रूट कितनी है, -2 है, ये तो मन में दिख रहा है आपको। तो सम ऑफ द रूट कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर -1 आएगा, ये सम आ जाएगा, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा -2 हो जाएगा। तो सीधा नहीं बोल सकते आप एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये देखो सीधा आंसर आ गया कि नहीं आ गया, तो सीधा लिखो आप यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यही करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा से, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना, तो ये रहा देखो यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये पोर्शन था एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट गया, नीचे आ जाएगा -3
इक्वल टू कितना 1, ठीक है। अब इसको ठीक से लिख देते हैं हम लोग। तो मैंने आपको क्या सिखाया, यहाँ पे सीधा लिख दो आप इसको। कैसे लिखोगे सीधा आप, तो आप सबसे पहला पार्ट तो ये करोगे, देखो यहाँ पे रूट कितनी दिख रही है 1 और -2, तो है ना, तो सम कितना हो जाएगा 1 और -2, 1 और -2 है ना। तो आप सीधा क्या लिख दोगे यहाँ पे x और एक क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, ये लिख दिया आपने। करेक्ट, यहाँ तक इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ देखो तो यहाँ पे रूट कितनी आ जाएगी 2 और -1, तो सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो माइनस लिखोगे और साथ में प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा -2 हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इतनी सी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी यहाँ से तक, ठीक है। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या दिख रहा है हमको, ये वाला पोर्शन गया इससे और यहाँ पे हो जाएगा 2x² -4 इक्वल टू -3, है ना। तो 2x² की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना, और x का वैल्यू हो जाएगा +(1/√2), ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया आपको, एक एक बात क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे। इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपको आगे चल के जेईई मेंस में और एडवांस में दिखाऊंगा, जहाँ पे यही कॉन्सेप्ट जो आज हमने सीखा है ना, इसके अंदर छोटी सी बात कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 15 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोल रहा है हमसे कि फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज, किसकी वैल्यूज निकालनी है हमको बोल रहा है सबसे पहला साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। तो अगर आपने इसको ऐसे कट कर दिया, जैसे मैं करने जा रहा हूं यहाँ पे देखो, आपने सीधा ऐसे कट कर दिया इसको, तो आप बोल दोगे सर कि आंसर आ गया 2π/3, पर ये आंसर गलत है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज जो आपका 2π/3 आंसर आ रहा है, जो कितना होता है 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री डज नॉट बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर इंटरवल, -90 से 90 के बीच में नहीं आता। पर ये -90 से 90 क्यों आया, तो मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स का जो होता है, ये साइन इनवर्स है ना, देखो यहाँ पे लगा हुआ, ये क्या है, साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, वो तो यही होती है ना -90 से 90। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ कटिंग दिस साइन इनवर्स विद साइन इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो कैसे करोगे आप इसको, सबसे पहला सिंपल तरीका क्या है, हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो अपने मन में पहले आप ये देखो कि ये जो एंगल दिया हुआ है अंदर, ये -90 से 90 के बियॉन्ड तो नहीं है। अगर है तो इसको क्या करो, ठीक से लिख दो। कैसे करोगे ठीक, आप लिखोगे सिंस, ऐसे लिखना आपका आंसर जो है ना आपका इस तरह से स्टार्ट होना, सिंस 2π/3 डज नॉट बिलोंग टू -π/2 2π/2, देयरफॉर हम लोग इसको कैसे लिख देंगे, हम लोग इसको ठीक से लिख देंगे। अब तो आपको क्या करना, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि यार ये साइन 2π/3 लिखा हुआ है। साइन 2π/3 का मतलब होता है साइन 120 डिग्री। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है कि साइन 120 डिग्री जो होता है वो कितने के बराबर होता है, साइन 120 डिग्री साइन -60 डिग्री के बराबर भी होता है ना, -60 के बराबर कह रहा हूँ, सॉरी 60 के बराबर, ठीक है। साइन, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ रब करके, यहाँ पे साइन 60 के बराबर होता है। -60 इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है ना। देखो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो आप बोलोगे सर साइन तो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता हमारे पास, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, साइन 60 लिख दिया डायरेक्टली। तो आप क्या करो, साइन 2π/3 के बदले क्या लिख दोगे यहाँ पे, साइन π/3। अब आप इजीली इसको कट कर सकते हो। तो अब आप क्या कर दो, यहाँ पे इसको कट कर दो साइन इनवर्स से साइन को, और सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका π/3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। करना क्या है, बस ये छोटा सा काम करना है कि अगर ये 2π/3 बिलोंग नहीं करता है तो आप क्या करो, इसको जो है ना उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर लेकर आओ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि यार 2π/3, मैं यहाँ पे रीजन दोबारा से समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया कि 2π/3 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। और सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है, ये हम यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको 120 डिग्री पहले तो 120 डिग्री इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, तो आपका जवाब होगा 180 - थीटा के बराबर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है, तो आप बोल दोगे सर ऐसे लिखते हैं ना, सेकंड क्वाड्रेंट पे तो आप एंगल को ऐसे लिखते हो ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है थीटा, तो सेकंड में 180 - थीटा। तो देखो खुद थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई, जिससे कोई तो मैंने लिखा था यहाँ पे π/3, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की
और 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan इनवर्स tan 3π/4। कितना लिखा हुआ है? tan इनवर्स tan 3π/4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग tan इनवर्स tan 3π/4 को? तो आप एक सिंपल सा आंसर यहाँ पे लिख दोगे कि सिंस, वही जैसे सेम पीछे किया था हमने, वही करना है सेम टू सेम। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंस 3π/4 डज नॉट बिलोंग टू -π/2 से π/2 वाला इंटरवल, किसका? tan का ना। देयरफॉर हम लोग इसको ठीक से लिखेंगे। तो ठीक से कैसे लिखेंगे? तो वो कैसे करेंगे? पहले तो ये देख लो कि है कौन से क्वाड्रेंट में। 3π/4 है सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से आप इसको लिख दो। तो कैसे लिखोगे आप ऐसे लिखोगे, देखो भाई, कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है देन हम लोग ये बोल देंगे कि tan 3π/4 मस्ट बी इक्वल टू कितने के बराबर? तो आपका आंसर हो जाएगा -10π/4 के बराबर, है ना। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिजल्ट होने वाला है उसी का नेगेटिव हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है। जिसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ठीक है, करेक्ट यहाँ से तक। देयरफॉर सीधा आप क्या कर दो, यहाँ पे ये लिख दो -π/4। अब ये बंदा गया कट इससे, ठीक है, और क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? -π/4, ठीक है। बड़ा इजी है, देखो इसको याद रखना कैसे। आपको पता है यार ये वाला जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता था। अब आपको सोचना है कि यार इसमें दो क्वाड्रेंट इंक्लूडेड होते हैं, कौन कौन से? एक होता है फर्स्ट और एक होता है फोर्थ। फर्स्ट में तो tan पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट ही तो बचा ना जिसमें नेगेटिव होगा। तो आप क्या करो, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल दो, कौन से वाले क्वाड्रेंट के अंदर? फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के अंदर। और वही मैंने सेम काम यहाँ पे किया है और कुछ करा नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं वो? देखो आप ऐसे बोलते हैं यार 3π/4, मैं रीजन दे रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 3π/4 कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है? सेकंड को है, सेकंड में, और हमको इसको कौन से क्वाड्रेंट में लेकर आना है? फोर्थ में लेकर आना है। समझ में आई मेरी बात? ये है कौन से क्वाड्रेंट में? ये देखो आप यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे गिवन है आपको, है ना, और ये गिवन है 3π/4, ये सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है। आपको क्या करना है, इसको कौन से क्वाड्रेंट में लेकर आना है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर आना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर आना है। तो आप कैसे लाओगे? तो बड़ा इजी, आप खुद देखो जरा ध्यान से। अगर ये 3π/4 है तो ये कितना होगा? पूरा 180 डिग्री हो जाएगा ना। इसको अगर मैं क्वेश्चन मार्क बोल दूँ तो आप बोलोगे ना 3π/4 प्लस क्वेश्चन मार्क कितने के बराबर हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा 180 डिग्री। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे 180 डिग्री -3π/4, जो कि कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? π/4 आ जाएगा। लेकिन इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। जैसे सेकंड में नेगेटिव होता है तो इसमें भी नेगेटिव होगा tan, ठीक है। एंड दैट इज हाउ मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे उल्टा भी कर सकते थे, उल्टा करके आपको ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव साइन मिल जाता है। कैसे? कहने का मतलब है आप ऐसे लिख देते 3π/4 -180 डिग्री कर देते आप यहाँ से तक, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज देखो इसका भी रीजन बता देता हूँ क्यों हुआ ऐसा। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों कि ये देखो ये जो एरो जा रहा है ये ऐसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इसको पॉजिटिव लोगे आप। और ये जो सीधा एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज है ना। देखो ये एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज ऊपर वाला है, इसको पॉजिटिव लेंगे। नीचे वाला क्या है? क्लॉकवाइज है, तो इसको क्या ले लेंगे हम लोग? नेगेटिव ले लेंगे। तो मान लो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ -θ। तो आप खुद देखो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 3π/4 -θ इज इक्वल टू कितने के बराबर? तो आप बोलोगे पाई के बराबर। अब आप खुद देख लो यहाँ पे ध्यान से, तो आपको क्या मिलेगा? 3π/4 माइनस पाई की वैल्यू थीटा के बराबर मिल जाएगी। और यहाँ से थीटा कितना मिल जाएगा? डायरेक्टली -π/4 मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअली तो आपको ऐसे लिखना चाहिए इसको यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बाकी देखो अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो जैसे मन करे वैसे कर दो, आपका सही आंसर आएगा। बस द पॉइंट इज आपको सारी की सारी कंडीशंस का जो हिडन बातें उनका ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोसीजर के हिसाब से तो आपको ऐसे लिखना चाहिए इसको, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन हो गया होगा सॉल्व आपसे। अब 17 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 18th क्वेश्चन की ओर। 18th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास? 18th में लिखा है, इसमें भी अगेन वही है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमको। tan यहाँ लिखा हुआ है sin इनवर्स 3/5, यहाँ लिखा हुआ है cot इनवर्स 3/2, ये दिया हुआ है। चलो ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो आपको समझना कैसे है इसको। आप ऐसे लिख दो sin इनवर्स 3/5 क्या होता है? मान लेते हैं थीटा ले लेते हैं, θ1 ले लेते हैं। तो 3/5 कितने के बराबर हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा sin θ1 के, है ना। अगर sin θ1 3/5 के बराबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ sin θ1 कितने के बराबर? 3/5 के, तो ये 4 हो जाएगा ना यहाँ से तक। तो आप सीधा क्या बोल दोगे? tan θ1 कितने के बराबर हो जाएगा? 3/4 के। बहुत बढ़िया, ठीक है कि नहीं यहाँ से तक। बेसिकली ये है क्या? ये θ1 है
और इसको मैंने मान लिया थीटा 2 है ये। तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, तो आप बोलोगे सर मुझे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही दिया हुआ है ना, और यही मैं सॉल्व करने वाला हूँ यहाँ पर। तो मैं कैसे करूँगा सॉल्व, देखो tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, ठीक है कि नहीं। यहाँ से तक आप देखना है, ये 3/4 दिया हुआ है हमको एक, और दूसरा वाला कितना है वो भी निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। देखो अब cot इनवर्स 3/2 को मैंने क्या बोला, उसको भी आपने थीटा 2 माना है ना, तो इसको आप कैसे लिख दोगे, 3/2 इज इक्वल टू कॉट थीटा 2, तो tan थीटा 2 कितने के बराबर हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 2/3 के बराबर हो जाएगा। तो 2/3 यहाँ से, और वहाँ से कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग सीधी अब इसको अप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूला को, और सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस कर लेना खुद भी कि tan थीटा 2 आ रहा है 2/3 और ये आ रहा है 3/4, इन दोनों का प्रोडक्ट अभी भी <1 ही है, ठीक है। तो वैलिड है ये आइडेंटिटी जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं कैसे लिख दूंगा, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 3/4 टाइम्स 2/3, ठीक है, जो कितने के बराबर हो जाएगा, 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 12, 12 से 12 कट गया, 17/6 आंसर हो जाना चाहिए इसका, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने यहाँ पे, बस ठीक है। एक बेसिक सा फैक्ट लगा, मैंने कोई खतरनाक आइडेंटिटी कुछ नहीं ज़्यादा सोचा, आप इसको इजीली ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को, जितना ज़्यादा हो सके आसानी से सॉल्व करो। पर पॉइंट है कि जब समझने लगो ना तब कॉम्प्लिकेट करो, खुद बैठ के जब आप सॉल्व कर रहे हो तब कॉम्प्लिकेट करो। एग्जाम में जो है ना कॉम्प्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 19th क्वेश्चन देखते हैं अब, कॉस इनवर्स cos 7π/6 ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालने, MCQ टाइप है लेकिन हम सीधा सॉल्व कर देते हैं इसको। अगेन देखो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सिंस 7π/6 डज नॉट बिलोंग टू कौन सा वाला क्वाड्रेंट है, क्या नहीं है, देखो क्योंकि देखो 7π/6 होता कितना है, वो होता है 210 डिग्री, है ना। 210 डिग्री का मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। डज नॉट बिलोंग टू कौन सा वाला इंटरवल, 0 से लेके पाई वाला इंटरवल, ठीक है। तो हम लोग इसको ठीक करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में है ये, थर्ड में दे रखा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड के अंदर कॉस होता है नेगेटिव। तो आपको पता है इसकी जो इमेज मिलेगी, यानी कि 0 से पाई वाले इंटरवल में जो होना चाहिए वैलिड, वो कौन सा क्वाड्रेंट है, यानी कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो आपको जो एंगल दिया है वो ये दिया हुआ थर्ड वाले में, आपको इस वाले क्वाड्रेंट का एंगल पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगेन देखो सिंपल, आप अपना लॉजिक लगाओ यहाँ पे कि यार मुझे जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है ये, तो आपका जवाब होगा सर ये दिया हुआ है 7π/6, ये दिया हुआ है ना 7π/6। मैंने आपको क्या बोला, आपको इसको कौन से क्वाड्रेंट में लेकर जाना है, तो आप बोलोगे सर मुझे इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर जाना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप कैसे लेकर जाओगे, आप ध्यान से सोचने की कोशिश करो कैसे लाओगे इसको यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है ना, आप इसको क्या बोल दोगे, आप इसको सबसे पहला काम तो ये कर दोगे कि ये बोलोगे भाई कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में 7π/6 और थर्ड क्वाड्रेंट में 7π/6 है, तो मैं इसकी दूसरी वाली वैल्यू निकालता हूँ, है ना, बाकी का रिमेनिंग। तो रिमेनिंग वैल्यू कैसे निकलेगा, इतना पोर्शन का, तो आपको पता है 2π से माइनस कर दोगे इसको, तो 2π माइनस 7π/6 कितना हो जाएगा, तो 12 में से 7 गया, तो आपका जवाब कितना हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा ना, 5π/6 बिल्कुल परफेक्ट है, कोई चिंता वाली बात नहीं है ना, 5π/6। और ये देखो 5π/6 होता कितना है ना, कितना होता है ये, तो 150 डिग्री होता है ना, जो कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, सेकंड से ना, जो वैलिड हो जाएगा हमारे लिए। 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, सेकंड से। तो मैं यहाँ पे सीधा क्या बोल दूंगा, मैं सीधा बोल दूंगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, 5π/6 होने वाला है, ठीक है। देयरफॉर आप क्या करना, इसको ऐसे लिखना, cos 5π/6, उसके बाद आप cos को इजीली कट कर सकते हो, 5π/6। ये जो मैं एंगल का खेल निकाल रहा हूँ ना, ये सारा का सारा 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको आप जो है ना, अगर नहीं याद हो तो वो अपने वाले वीडियो देख लेना जरूर 11th क्लास की, नहीं तो इसको रिवाइज कर लेना, जो भी आपने नोट्स वगैरह क्वेश्चंस वगैरह जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए 20th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब इसमें भी बोल रहा है sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -½ ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है हमको यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम लोग, इसके लिए अगेन देखो आप सिंपल सा आइडिया, पहले तो आप ये देखो साइन इनवर्स -½ की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, है ना, -½ लिखा हुआ, तो -½ का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा -30 डिग्री, सीधा ऐसा लिख दो,
हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा π/6, ठीक है। आप कितना लिखोगे आप इसको, देखो ये कितना होता है 30 डिग्री ना, ये कितना होता है 60 डिग्री ना, तो ये 90 डिग्री हो गया ना, और साइन 90 डिग्री कितना होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा इजीली, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली 1, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देख लेना आपने एनसीईआरटी में डी है ऑप्शन इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, ये लास्ट क्वेश्चन है एंड ख़त्म कहानी इसके बाद इस एक्सरसाइज की। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, ये लिखा हुआ हमको, इक्वल टू कितने होगा ये पूछ रहा है आपसे यहाँ से तक, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखो अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो ये क्वेश्चन भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं यहाँ पे भी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमको, tan इनवर्स दिया हुआ था और tan इनवर्स √3 माइनस कितना cot इनवर्स माइनस √3, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके आगे इसको सॉल्व करने के, मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार लिख देता हूँ। पहले तो देखो tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 ना, आप सीधा एंगल पे सोचो जरा। तो ये देखो पॉजिटिव दे रखा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल होगा इसका, और एक cot इनवर्स दिया हुआ है नेगेटिव दे रखा है तो इसका आंसर होगा सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं लेते, cot इनवर्स का जो होता है रेंज वो 0 से लेके पाई वाला होता है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने वो लिखा है यहाँ पे। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे यार इस वाले केस में देखो tan इनवर्स √3 लिखा है ना, √3 कब होता है जब π/3 होता है, यानी कि 60 डिग्री होता है, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होगा √3, यानी कि देखो सेकंड लिखा ना। पहले तो ये बताओ कि cot इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है, cot इनवर्स √3 कितना होगा, cot इनवर्स √3 कितना होता है, अगर वो याद नहीं है तो गड़बड़ है ना। ये कितने के बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होता है ना, 30 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 कितना होगा √3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, लेकिन हमको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 गिवन है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, पाई माइनस π/6 लिख दो आप यहाँ से यहाँ तक, तो आपका जवाब हो जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस π/6, ठीक है कि नहीं यहाँ से तक। अब ये कितना आंसर दे देगा आपको, π/3 माइनस पाई प्लस π/6, जो कितना दे देगा आपको आंसर यहाँ से यहाँ तक। तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया हमारा 30, ये हो गया 60, तो 60 प्लस 30 माइनस 180, जो बन गया हमारा कितना माइनस 90 डिग्री, यानी कि माइनस π/2 इसका आंसर होना चाहिए था, ठीक है। करेक्ट, यहाँ से इतनी सी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस π/2 हो जाएगा। वैसे इन्होंने देखो 4 ऑप्शन दिया, एक दिया पाई, एक दिया माइनस π/2, एक दिया है 0 और एक दिया 2√3। तो सिंपल सी बात है 2√3 वगैरह तो होना नहीं है, क्योंकि एंगल माइनस एंगल तो एंगल ही आना चाहिए था ना। यहाँ पे 2√3 दिया, 2√3 रेडियन में तो कंसीडर हो रही ना, क्योंकि √3 वगैरह का तो हमको ऑलरेडी पता है ना कि क्या आंसर आता है, ठीक है। तो इसलिए ये तो पक्की बात है कि गड़बड़ी है यहाँ पे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका माइनस π/2, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीटली सॉल्व हो गई। 21 के 21 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट अब जो हम लोग करने वाले हैं वो कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी होंगे और बाकी अदर रिसोर्सेज से भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।